नमस्कार, मैं हूं विवेक यादव। एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। खबर करो करते हैं। अंकिता भंडारी मामले में सीबीआई ने पूरे मामले की जांच शुरू करने का काम किया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि सबका काम करने का अपना तरीका होता है। अंकिता मामले में भी परिजनों के पत्र के साथ हमने तमाम पंत्रावलियों को भारत सरकार को भेजने का काम किया, जिसके बाद जाँच शुरू हुई है और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। खानापूर्ति की जाती है। देखिए, हमारा अभी तक का जो भी काम करने का कार्य व्यवहार है, हर किसी व्यक्ति का एक स्वरूप होता है, एक काम करने का तरीका होता है, एक ट्रैक रिकॉर्ड होता है। और हमने जब भी जो भी कहा है हमने वो किया है। अंकिता प्रकरण हमारे राज्य के लिए वरन पूरे देश भर के अंदर जिस प्रकार से लोगों के संज्ञान में आया, चर्चा में आया, तो बहुत दुखद था। उसको लेकर जो भी काम सरकार कर सकती थी, सरकार को पहले दिन से करे, चाहे वो एसआईटी का गठन करना हो या जो 3 उसमें मुख्य आरोपी थे उनको जेल में करना हो। उसके बाद इधर के दिनों में फिर से एक ऑडियो क्लिप के बाद जो प्रकरण फिर से आया, हमने उनके माता पिता से बात करी। उनके माता पिता ने जो एप्लीकेशन जो दी, उन्होंने पत्र दिया हमको, उसमें उन्होंने कहा कि इस विशेष बिंदु पर जांच होनी चाहिए और उसी विशेष बिंदु को और उनकी एप्लीकेशन को मूल रूप से अपने पत्रों के साथ संलग्न करके हमने राज्य सरकार ने उसकी संस्तुति करी। भारत सरकार की तरफ से जो है उस पर अभी स्वीकृति मिल गई है, उसकी जांच प्रारंभ हो गई। हल्द्वानी के एमबी इंटर कॉलेज में आयोजित शिव कथा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। भगवान शिव के अद्वैत स्वरूप का वर्णन करते हुए सीएम ने कहा कि शिव हमारी अंतरात्मा की चेतना है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वैश्विक स्तर पर बढ़ते भारतीय संस्कृति के मान पर गर्व जताया। सीएम ने बड़ी घोषणा करते हुए बताया कि राज्य सरकार आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण के लिए संकल्पबद्ध है। इसके तहत 2 विश्वविद्यालयों में सेंटर फॉर हिंदू स्टडीज की स्थापना की गई है। साथ ही आयुर्वेद और योग को बढ़ावा देने के लिए कुड़वाल और कुमाऊं में स्पिरिचुअल इकोनॉमिक के जोन बनाए जा रहे हैं। सीएम के संबोधन ने देवभूमि की सांस्कृतिक और आर्थिक मजबूती का नया रोड मैप पेश किया है। हल्द्वानी में जमरानी बांध परियोजना के ऊपर पहाड़ी क्षेत्र के जंगल में अचानक आग लग गई। इस घटना उस समय हुई यह घटना जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जमरानी बांध परियोजना के स्थलीय निरीक्षण के दौरान स्थानीय जनता को संबोधित कर रहे थे। जंगल में आग की लपटें दिखाई देने के बाद कार्यक्रम स्थल पर मौजूद प्रशासन, सिंचाई विभाग, वन विभाग सहित अन्य सरकारी महकमों में हड़कंप मच गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए तत्काल आग बुझाने के लिए वन विभाग की टीम को मौके पर रवाना किया गया। अधिकारियों ने आग पर काबू पाने के लिए आवश्यक संसाधनों के साथ अभियान शुरू कर दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने फॉरेस्ट फॉर फायर को लेकर कहा कि सरकार जंगलों में आग की घटनाओं को रोकने के लिए पूरी तरह से तैयार है। सर, फॉरेस्ट फायर अभी से शुरू हो गई, आपके पीछे भी यहाँ पर फॉरेस्ट फायर अभी से लगना शुरू हो गई, यहीं पे फॉरेस्ट फायर की शुरुआत हो गई। क्या इंतजाम है? इस बार ये हमारे लिए चूँकि पहले से ही ये चुनौती रहती है हर बार, और इसको सख्ती से हम लोग कोशिश करेंगे कि इस पर हम। उत्तराखंड की धामी सरकार ने अल्पसंख्यक शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण बच्चों के भविष्य और उनके सिलेबस की रूपरेखा तय करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। अब सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को उत्तराखंड शिक्षा बोर्ड से मान्यता लेना अनिवार्य होगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्रों को मुख्यधारा की आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, ताकि वे बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा सके। यह नया प्राधिकरण अब मान्यता और पाठ्यक्रम के निर्धारण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार होगा। के साथ अल्पसंख्यक शिक्षा में सुधार का विधेयक हमने अगस्त माह 2025 में विधानसभा में प्रस्तुत किया था। वो पारित होने के बाद उसके पीछे हेतु था कि सभी को एक समान शिक्षा मिले, सबको शिक्षा का अधिकार मिले। और जो पहले से मदरसा बोर्ड था उसमें चूँकि जो राज्य का हमारा शिक्षा बोर्ड था, उस शिक्षा बोर्ड के द्वारा जो निर्धारित पाठ्यक्रम था वो पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाया जाता था। बच्चों को आधुनिक शिक्षा से जोड़ना है, सबको शिक्षा का अधिकार देना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर बच्चे को शिक्षा मिले, वो भविष्य में
राष्ट्र के काम आए, देश के काम आए, समाज के काम आए, उस दिशा में उसको आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए। न कि बहुत पुरानी कट्टरवादी मानसिकता की शिक्षा, कबीलाई मानसिकता की शिक्षा, 500 वर्ष पुरानी जो ऐसी शिक्षा है जिससे उनका भविष्य का निर्माण नहीं हो सकता है, तो उनको समाप्त किया है। मदरसा बोर्ड समाप्त करने का निर्णय लिया है 1 जुलाई 2026 के बाद। और इसमें अन्य जो अल्पसंख्यक वर्ग में अन्य लोग भी आते हैं, चाहे सिख हों, जैन हों, बौद्ध हों, पारसी हों, ईसाई हों, बौद्ध हों, उन सभी को भी इसके अंतर्गत लाया है। हमारा इसके पीछे ध्येय। उत्तराखंड सरकार ने उपनल कर्मियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का शासन देश जारी किया है। ऐसे में इस फैसले से प्रदेश की 11,000 से अधिक उपनल कर्मियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस फैसले को लेकर कहा कि उपनल कर्मचारी हमारे भाई बंधु हैं और उनकी लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समान कार्य के लिए समान वेतन देना उनकी सरकार की प्राथमिकता है और यह फैसला कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक कदम है। तो उपनल के सभी कार्मिक हैं, सभी कर्मचारी हमारे भाई बहन हैं। उनकी लंबे समय से मांग थी और हम लोगों ने पहले ही जो है उस पर मंत्रिमंडल में निर्णय कर लिया था कि उनको समान कार्य का समान वेतन देना है। कल उनका शासनादेश भी निकल गया और अब उनको ये रास्ता बिल्कुल बन गया है कि अब कोई दुविधा नहीं है समान कार्य। ऋषिकेश के बापूग्राम और मीरानगर क्षेत्र के निवासियों की चिंताएं अब देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी संसद तक पहुंच गई हैं। वन विभाग के भूमि सर्वे को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने संसद के शून्यकाल में इस गंभीर मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। महेंद्र भट्ट ने केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए स्थानीय लोगों के वैधानिक अधिकारों और क्षेत्र के विकास से जुड़ी चिंताओं को साझा किया। उन्होंने मांग की कि दशकों से बसे इस क्षेत्र को इन लोगों को उनके कानूनी अधिकार मिले। संसद में इस मुद्दे के उठने के बाद अब ऋषिकेश की जनता को समाधान की नई उम्मीद जगी है। ऋषिकेश स्थित बापूग्राम एवं मीरानगर क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित किए जाने के संबंध में मेरी सूचना है। माननीय सभापति महोदय, मैं उत्तराखंड राज्य के बापूग्राम एवं मीरानगर क्षेत्र से जुड़ा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह दोनों क्षेत्र पिछले कई दशकों 1950 से यहाँ लगभग घनी आबादी यहाँ निवास करती है। 1980 में 85,000 की आबादी क्षेत्र की थी। यहाँ हजारों परिवार निवास करते हैं। नियमित रूप से नगर निगम को करों का भुगतान भी करते हैं, परंतु आज तक इन्हें राजस्व ग्राम का दर्जा प्राप्त नहीं हुआ है। महोदय, इस भूमि पर अनेकों सरकारी संस्थान भी बने हैं। ऋषिकेश एम्स इसी भूमि पर है और सिंचाई विभाग की कॉलोनियां भी यहाँ बनी हुई हैं। राजस्व ग्राम घोषित न होने के कारण इन क्षेत्रों के नागरिकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भूमि स्वामित्व से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना, किसान सम्मान निधि, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन जैसे केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। विकास कार्यों में अनावश्यक प्रशासनिक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं नागरिकों द्वारा इस विषय में बार बार अनुरोध किए गए हैं, परंतु अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। महोदय, अभी 3 दिन पहले ही वहां की जनता ने ऋषिकेश नगर में एक बड़ा प्रदर्शन भी किया राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए। अतः मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह उत्तराखंड सरकार से समन्वय स्थापित कर ऋषिकेश के बापूग्राम एवं मीरानगर क्षेत्र को शीघ्र राजस्व ग्राम घोषित करने हेतु आवश्यक निर्देश प्रदान करें, ताकि वहां के निवासियों को उनके वैधानिक अधिकार। वहीं देहरादून के ऐतिहासिक परेड ग्राउंड में देवभूमि की लोक संस्कृति का अद्भुत संगम हो रहा है। सेवा संकल्प फाउंडेशन द्वारा आयोजित 4 दिवसीय कौथिक मेले का उद्घाटन भव्य रैली के साथ हुआ, जिसमें उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। मेले की सूत्रधार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पत्नी गीता धामी हैं, जिनका कहना है कि आयोजन का उद्देश्य दूरदराज के क्षेत्रों की कला और संस्कृति को एक मंच पर लाना है। वरिष्ठ समाज सेवी अर्चित डाबर ने मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में लोक विधाओं को वैश्विक पहचान दिलाने की सराहना की। आज उत्तरायणी कौतिक का शुभारंभ हमारे शंखनाद की ध्वनि के साथ, ढोल दमाओं की सुंदर आवाजों के साथ में हुआ है और
मैं समझती हूँ कि हमारी संस्कृति, विरासत, हमारी जो देवभूमि की परंपराएं हैं वो जो है बनी रहनी चाहिए और आने वाले समय में हमारी पीढ़ियां भी अपनी परंपराओं से जुड़े रहें। आज उत्तरायणी कौतिक महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। मैं सभी से आग्रह करती हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस महोत्सव में आकर के हमारे दूर दराज क्षेत्रों के रहने वाले भाइयों और बहनों को प्रोत्साहित करें, उनका मनोबल बढ़ाएं, चाहे वे हमारे कलाकार हैं, चाहे हमारे लोक गायक हैं, चाहे हमारे दूर दराज क्षेत्रों से आने वाली इन स्टॉलों में प्रदर्शनी लगाने वाली हमारी बहनें हैं। और मैं समझती हूं कि जरूर जो है इससे हमारी जो पुरानी विरासत है, हमारी परंपराएं हैं, ये जीवंत रहेंगी और एक अनूठी विरासत की पहचान देश दुनिया में जो है बनी रहेगी। और सभी ने बहुत सहयोग किया है, सारी संस्थाओं का, मैं सामाजिक लोगों का, सामाजिक संस्थानों का बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सभी ने बढ़ चढ़ करके इसमें पूरे जो है हर्षोल्लास से प्रतिभाग किया है। सभी के दिल में उत्तरायणी कौतिक के लिए बहुत सम्मान है, खुशी है और ये बनी रहनी चाहिए। तो खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चलिए ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार जुलाई 2026 में मदरसा बोर्ड को समाप्त करने जा रही है और इसकी जगह उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। इस निर्णय पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश कौदियाल ने कहा कि अगर सरकार जिस समुदाय को लक्षित कर योजना बना रही है वह संतुष्ट है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन यदि कोई सवाल या आशंका है तो सरकार को उन समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इस मुद्दे पर कांग्रेस ने सरकार से स्पष्टता की मांग की है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के लिए भी कोई भी योजना बन रही हो, आपने मदरसे की बात कही, उसके लिए सरकार कोई मैकेनिज्म तैयार कर रही है, पर जिनको लक्षित करके कोई ये मैकेनिज्म तैयार हो रहा है, क्या वो लोग इसमें खुश हैं? अगर वो लोग खुश हैं तो मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी, हमें खुशी है। लेकिन जिनके लिए ये कार्य योजना बनाई जा रही है, जिनके लिए मैकेनिज्म तैयार किया जा रहा है, अगर उनको कोई क्वेश्चंस हैं उनके, तो सरकार को उनके क्वेश्चंस का, उनके प्रश्नों का और उनके आशंकाओं को समाधान करना चाहिए। आप लोगों ने में प्रदेश को बने हुए 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन पलायन की समस्या अभी भी सरकार के लिए बड़ा मुद्दा बनी जा रही है। ऐसे में जिसके लिए राज्य सरकार निरंतर कार्य भी कर रही है। वहीं इस विषय पर कैबिनेट मंत्री सौरभ हुंगड़ा ने बताया कि प्रदेश में हमेशा से सबसे बड़ा दुख पलायन रहा है। साथ ही राज्य में अब तक की सरकारों के कार्यकाल में पलायन एक गंभीर समस्या के रूप में चुनौती देने का काम करता आया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान की सरकार द्वारा पलायन की चुनौती को कम करने और रोकने के लिए आगे आकर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में रोजगार प्रदान कर सरकार ने रिवर्स पलायन को गति भी दी है। कृषि, बागवानी, होमस्टे, पशुपालन जैसे क्षेत्रों के जरिए लोगों को रोजगार प्रदान कर सरकार दुर्गम क्षेत्रों में योजनाओं को पहुंचाकर पलायन को रोकने के लिए लगातार कार्य भी कर रही है। उत्तराखंड में भी पलायन की स्थिति बनी देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा दर्द ही हमेशा पलायन रहा है। उत्तराखंड में जो घोष रिलीजियस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत बड़ी एक चुनौती रही है हर सरकार के लिए, लेकिन इस सरकार में उस चुनौती से हमने कहीं ना कहीं बहुत हमने आगे बढ़ के काम किया है। पलायन को रोकने में, रिवर्स पलायन में, चाहे वो मैं आपको बहुत सारे ऐसे गांव बता सकता हूँ उत्तराखंड में जहाँ पे लोगों ने वापस आके अपना रोजगार खुद शुरू किया है, चाहे वो बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो फिशरीज के क्षेत्र में हो, एनिमल हस्बेंड्री के क्षेत्र में हो, होम स्टे के माध्यम से हो। तो उत्तराखंड सरकार लगातार कोशिश यही कर रही है। वहीं देहरादून में बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने प्रदेश में कानून व्यवस्था और विकास को लेकर उठ रहे सवालों पर सरकार का तीखा पक्ष रखा है। ऐसे में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है और यह विकास सुनियोजित तरीके से होगा। कुंदन परिहार ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किसी भी ढील को बर्दाश्त न करने का साफ संदेश दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा हाल ही में की गई समीक्षा बैठक का भी यही उन्होंने उल्लेख किया, जिसमें सकारात्मक परिणामों की उम्मीद जताई जा रही है। देखिए, जहाँ तक सरकार का संबंध है,
तो हमारी सरकार विकास को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए कृत संकल्पित है। विकास सुनियोजित हो, विकास व्यवस्थित हो, ऐसा प्रयास सरकार के द्वारा किया जा रहा है। साथ साथ जो कानून व्यवस्था है वो कानून व्यवस्था भी किसी भी हद तक बिगड़े नहीं और किसी को न बिगाड़ने की इजाज़त सरकार देगी। इसके लिए कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जो भी सख्त निर्णय लेने पड़ेंगे तो वो सरकार अपने स्तर पर ले रही है। हम इस देवभूमि के स्वरूप को खराब नहीं करना चाहते हैं, इसके स्वरूप को बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था ठीक से उसका अनुपालन हो, ये भी हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। और इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल बैठक की है। मैं समझता हूं कि इसके पश्चात हमारे जो भी अधिकारी हैं वो अपने कर्तव्यों के प्रति और सजग रह करके। ऋषिकेश के वन भूमि मामले में जनता का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। 2 दिन पहले हजारों की संख्या में स्थानीय जनता ने ऋषिकेश क्षेत्र में रैली निकालकर विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं ऋषिकेश के बीजेपी विधायक डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल भी आम जनता के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। विधायक का साफ तौर पर कहना है कि जो लोग यहां पर निवास कर रहे हैं उनके लिए सरकार को जल्द कोई रास्ता तलाशना होगा। वो लगातार वन मंत्री और मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द समस्या का समाधान होगा। अच्छा, पहला तो कल जिस तरह का बड़ा प्रदर्शन ऋषिकेश में देखा गया, क्या कुछ है इसके पीछे और आपका क्या सपोर्ट या क्या इसकी? देखिए, वास्तव में जो प्रभावित लोग हैं बापूग्राम और आसपास के तमाम क्षेत्र के, जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें एक तरह से बेदखली जैसा एक आदेश दिया और लगातार प्रशासन उसमें उस प्रकार की कार्रवाई कर भी रहा था। हालांकि लगातार माननीय मुख्यमंत्री से मिलना हो, चाहे अधिकारियों से मुझे कहना हो, हमने किया, लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है तो उसमें कुछ बातें हम भी समझ रहे हैं। लेकिन जनता जो 70, 75, 80 साल से वहां रह रही है और एकाएक उनको उजाड़ने की बात आ जाए या उनको हटाने की बात आ जाए तो एक मन में गुस्सा आना स्वाभाविक है। कई दिन से वो प्रदर्शन भी कर रहे थे, मैं भी उनके बीच गया, उनकी समिति के बीच गया, अन्य बैठकें मैंने वहां की जनता को अपने द्वारा किए गए कार्य जो इस मुतल्लिक थे मैंने बताए। लेकिन खाली यहाँ इतना कहने भर तक तो उनको राहत नहीं मिली। अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी जब माननीय अमित शाह जी ऋषिकेश आए थे तब भी मैंने उनसे आग्रह किया था और कल मैंने माननीय वन मंत्री से भी बात की है कि इसका कोई ना कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। देहरादून की सड़कों की खस्ता हालत को देखकर आम जनता की लगातार शिकायतों के बाद जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। डीएम सविन बंसल ने अपनी टीम के साथ सड़कों का निरीक्षण किया और खराब सड़कों की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही QRT टीम को निगरानी रखने के निर्देश दिए। पेटकुल की लापरवाही पर डीएम ने ठेकेदार और संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश जारी किए। डीएम ने कहा कि जनता की सुविधा के लिए विकास कार्य किए जाते हैं, लेकिन अगर परेशानियां बढ़े तो कार्रवाई होगी। जहाँ जहाँ पे भी डिगिंग हो रही है उनकी परमिशन अवश्य होंगी। हमारी जो QRT है हेडेड बाय SDM, XMPWD एंड CO पुलिस वो निरीक्षण भी कर रहे हैं। देखिए, ये हमारी एसेंशियल सर्विसेज एंड दीज आर डन फॉर द लोकल पब्लिक ईज ओनली। अगर हमारी अंडरग्राउंड केबलिंग का प्रोजेक्ट सरकार से सैंक्शन हुआ है तो उसको एग्जीक्यूट भी हमें करवाना है, तो हमें कहीं ना कहीं पर एक बैलेंस ओपिनियन लेना पड़ेगा। यदि हम ओवर हैंगिंग वायर से हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं, हमारी स्पेस ऑक्यूपाई होती है, यदि हम उनको चाहते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ ईज हो, हमारा शहर ठीक दिखे, कोई एक्सीडेंट्स ना हो, तो अंडरग्राउंड केबलिंग प्रोजेक्ट तो गवर्नमेंट मैंडेट से सैंक्शन हुआ है तो उसको एग्जीक्यूशन भी करवाना है और उसके लिए कुछ टॉलरेंस भी रखनी पड़ेगी हमारी पब्लिक को। तो जिस अवधि के लिए परमिशन दी गई हैं अंडरग्राउंड केबलिंग की या जल संस्थान की भी एसेंशियल सर्विसेज हैं, पेयजल लाइनें बिछा रहे हैं, सीवरेज नेटवर्क को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो दीज आर डन फॉर दी आमजन सुविधाएं होंगी। तो इसमें जो ट्रांजिएंट एक अनीज है, एक इनकन्वीनियंस है, उसको हमें बियर करना चाहिए। और लेकिन हमारा प्रयास ये रहता है कि उसको हम मिनिमाइज करें, जो उनको टाइमलाइन दी गई है, मानक दिए गए हैं, वो फॉलो करें। और यदि वो नहीं करते हैं तो हमारे बीच में एक्शंस भी हों। कईयों को हमने बैन किया, फाइन किया, FIRs भी करवाई हैं, 5-6 FIRs हुई हैं डिपार्टमेंट से। तो इसलिए हमको एक बैलेंस अप्रोच लेकर चलनी पड़ती है कि प्रोजेक्ट्स को एग्जीक्यूट करवाने हैं और इनकन्वीनियंस हम मिनिमाइज करें। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें ANB न्यूज़।